नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने लेकर आए हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। और इस टॉपिक का आज हम लोगों का दूसरा क्लास है। और जिन साथियों ने पहला क्लास नहीं देखा वो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है। और इस क्लास में आज हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे। आपको हम बेसिक मेथड से भी बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। जो लगेगा बेसिक मेथड से बताना है, जो लगे ट्रिक के माध्यम से, जो लगे कि सूटेबल है और आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में उसको क्लियर करके आइएगा, उस तरीके से मैं बताऊंगा। और हम लोगों का जो है टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, उसमें भी हम लोग ने सेंचुरी मार ली, ठीक है ना। फिलहाल अभी अब हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का जितने भी क्वेश्चन बन रहा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके सामने पहला सवाल है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। और किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों का बेसिक फंडा ये है कि हम लोग उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद अपने कूल माइंड के साथ, बेसिक माइंड के साथ जो भी आता है उसको हम यूज करते हैं और उस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है ना, वो 266 रुपया में साड़ी बेचा, ठीक है ना, एक साड़ी बेचा, जबकि वह 5% छूट पर भी दिया था, ठीक। यदि वह छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर जो है ना, वो 12% का लाभ होता। तो आपसे पूछ रहा प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा कि प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य क्या है, और यहाँ भी दिया हुआ एक साड़ी बेचा, ठीक है ना। तो हम मान कर चलते हैं इस क्वेश्चन में दुकानदार जो है ना, एक साड़ी, सिर्फ एक साड़ी खरीद रहा है, थोक माल से खरीदता है, सिर्फ एक साड़ी खरीदता है और एक साड़ी जो है ना वो ग्राहक को बेच देता है। बस एक साड़ी मानकर हम चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, बोल रहा है कि 266 रुपये में साड़ी बेचा, जबकि वह 5% पर छूट दिया था। अब देखिए, जो दुकानदार है ना, वो 5% की छूट किस पर देगा? क्या वो सीपी पर देगा या अपना एमपी पर देगा, यानी कॉस्ट प्राइस पे देगा, या फिर मार्क प्राइस पे देगा? तो बोलिएगा कॉस्ट प्राइस पे तो देगा नहीं, और देगा भी सही बात नहीं, क्योंकि जितना में खरीदा वो उतने में बेचेगा, तो फिर वो दुकानदारी का मतलब क्या रह जाएगा। यानी जब भी कोई दुकानदार जो छूट भी देता है ना, वो जनरली 99% मेरे भाई, 99 क्या 100% जो है ना, वो मार्क प्राइस पे देता है। वो पहले मार्क करता है इस साड़ी का मूल्य या इस वस्तु का मूल्य कितना रखें, उसके बाद उस पर छूट घटाव बढ़ाव करते रहता है, ठीक है ना। तो 5% छूट देगा मेरे भाई, वो मार्क प्राइस पर देगा। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं एमपी जो है ना, ठीक है ना, एमपी ही बनाने देते हैं। इस पर 5% छूट देता है, मतलब 95/100 में कोई वस्तु बेचता है, यानी इस पर छूट देने के बाद 266 रुपये में साड़ी बेच देता है। तो एमपी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 5×19 = 14 बार में काटेंगे, ठीक है ना। अब इसको 20 बार में काटेंगे तो एमपी आ जाएगा मेरे भाई 280 रुपया, ठीक है ना। एमपी 280 आ जाएगा, यानी मार्क प्राइस 280 है। अब बोल रहा कि यदि वह छूट नहीं दिया होता तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता, यानी छूट नहीं दिया होता, यानी जितना मार्क प्राइस वो करता था या करता है उतना पर ही छूट दे रहा, मतलब उतना पर ही साड़ी बेच दे रहा, छूट नहीं दे रहा। इन 280 रुपया में ही वो साड़ी बेच रहा, ठीक है ना, 280 रुपया में ही वो साड़ी बेच रहा, तो उसको लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस हमेशा लागत मूल्य 100 मानकर चलते हैं, और 100 होता है, ठीक है ना। तो ये 112 हो रहा, मतलब लाभ जो है 12% होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100 यदि मानते हैं तो उसका लाभ 112 हो जाएगा। यानी आपको 280 रुपये में जब ये सामान मेरे भाई बेच रहा है ना, यानी छूट नहीं दे रहा है, यानी 280 रुपये में बेच दे रहा है, यानी मार्क प्राइस पर ही बेच दे रहा है, तो उसको जो है ना वो 112% जो है, यानी 12% प्रॉफिट होता है, मतलब 112 होता है। तो हमको निकालना कितना, 100 निकालना, 100% का वैल्यू, 100% का मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब लागत मूल्य एक ही होता है सब। तो 112% बराबर 280 है मेरे भाई। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 280/112 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 4 बार में काटेंगे, एक शून्य तो बचा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा,
25 इंटू एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ ना, तो 250। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य बोलिए, क्रय मूल्य बोलिए, कॉस्ट प्राइस सब जो है ना सेम ही चीज़ है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। ठीक है ना साथियों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है ना वो 10% छूट देकर 720 रुपया में एक वस्तु बेचता है। ठीक, और क्रय मूल्य पर जो है ना वो 20% लाभ कमाता है। और आगे बोल रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होता यदि वह छूट नहीं दिया होता। ठीक है ना, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार 10% छूट देता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, जब भी छूट देगा ना कोई दुकानदार हो तो वो मार्क प्राइस पे हमेशा देता है, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे वो छूट देगा तो फिर वो दुकानदारी करने के लिए किस लिए बैठा है, वो तो घर से तो घाटा नहीं सहेगा। तो जो भी मार्क प्राइस करता है उस पर छूट देता है। तो हम मार्क प्राइस एमपी मान लेते हैं, इस पर 10% छूट देता है। 10% छूट देने का मतलब मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 90/100 डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है ना, और ये छूट देकर मेरे भाई वो 720 रुपये में बेच देता है वस्तु को। तो एमपी का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, ये 8 बार में सीधे कट जाएगा तो 800 रुपया आएगा। 800 आएगा ना। अब बोल रहा है ना कि क्रय मूल्य पर जो है 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है कब, जब 720 रुपये में एक वस्तु बेचता है। यानी 720 रुपये में एक वस्तु बेचता है तो क्रय मूल्य पर जो है ना वो 20% लाभ कमाता है। मतलब 120 बराबर 720 हो जाएगा मेरे भाई, होगा ना। मार्क प्राइस ये रहने दो, अभी मार्क प्राइस से मतलब नहीं है। अभी बोल रहा कि 20% उसके बाद क्रय मूल्य, और बोल रहा है क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यानी 120 बराबर 720 होगा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा बोलिएगा, 600 हो जाएगा। 600 हो जाएगा ना, 600 ये क्या आएगा मेरे भाई, ये कॉस्ट प्राइस आएगा यानी क्रय मूल्य। ठीक है ना, अब आपसे पूछ रहा है ना कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होता है यदि वो छूट नहीं दिया होता। मतलब कि जितना वो मार्क प्राइस रखता है ना उतना में ही वो बेच देता है, उसमें छूट कुछ नहीं देता है, तो बेनिफिट क्या होता ये पूछ रहा। अब देखिए कोई दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदता है और बेचता, मार्क प्राइस उसका मेरे भाई 800 रुपया रखता है। ठीक है ना, लेकिन बोल रहा है कि उस मार्क प्राइस जितना वो रखता है ना उस पर कोई छूट नहीं देता, बस उतना में ही बेच देता जितना मार्क प्राइस है। तो बेनिफिट क्या होता, तो हम इसको प्रॉफिट में निकाल लेंगे। यानी 800 है और 600 है, इसका अंतर निकाल लेंगे मेरे भाई। 600 सॉरी 600 और 800 लिख देते हैं पहले। 600 क्या है, ये आपका सीपी है, और ये जो है ना वो एमपी है, मार्क प्राइस। अब जो बेनिफिट क्या होता, 800 पे ही बेच देता तो अंतर इसका ले लेंगे ना, अंतर 200 आता है मेरे भाई। और प्रॉफिट किस पे निकलेगा, जब भी निकलेगा ना तो सीपी पे निकालिएगा। और क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है ये तो अलग है स्टेप, लेकिन जब भी निकालिएगा ना वो जो है लाभ वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। जब तक आपको बोलना था कि विक्रय मूल्य, ठीक है ना, तब तक क्रय मूल्य पर ही निकालिएगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 600 पे निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो आप इसको काटिएगा मेरे भाई, 3 बार में कटेगा, 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सोचना है और करना है। ठीक है ना, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा दिया था। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे आज के क्लास का। बोल रहा है कि एक डीलर जो है ना किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद जो है ना बाद भी 5% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर जो है ना अंकित मूल्य तय करनी चाहिए। तो देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि बोल रहा है एक डीलर जो है ना किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मान लेते हैं एमपी, ठीक है ना, इस पर जो है ना वो 10% छूट देता है ना। 10% छूट देता है मतलब कि 90/10 लिख देते हैं, या 9/10 लिख भी सकते हैं आप।
तो 10% छूट देने के बाद भी जो है ना वो 5% लाभ कमाना चाहता, तो 5% लाभ कमाना चाहता है, तो मतलब 105 कमाना चाहता है, वो इतना ही कमाना चाहता है। अब देखिए हम इसको कट करते हैं, एक शून्य एक शून्य एक शून्य, ये इसको हम काट देंगे तो दो तिया सॉरी 3 से काटेंगे इसको, इसको काटेंगे 3 तिया 9 1 3 5 15, ठीक है ना। तो अब MP हो जाएगा मेरे भाई 350/3 हो जाएगा। तो बोल रहा उसे क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय करना चाहिए। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इसको हम 116.67 हो जाएगा, 16 ठीक है, ठीक है, दो दो ठीक है इतना। अब MP जो मेरे भाई 116.67 रुपया आया है ना, तो वही बोल रहा कि क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर जो है ना अंकित मूल्य तय करनी चाहिए। तो क्रय मूल्य पे कितना बढ़ाएंगे अंकित मूल्य तय करेंगे, तो क्रय मूल्य 100 होता है, हमेशा बताता हूँ। तो 100 से ये कितना बढ़ा हुआ है, तो 100 से बोलिएगा 16.67% बढ़ा है, या 6.67 रुपया बढ़ा हुआ है। तो आप सीधे लिख दीजिएगा इसको डायरेक्ट, 6.67% हम बढ़ाकर अंकित करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाना है आपको, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, कुछ था इसमें नहीं, ठीक। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को देखिए आप करने का खुद से कोशिश कीजिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा कर दिया है। बोल क्या रहा है कि वेंकट जो है ना वो 20 दर्जन खिलौने 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, ठीक, तथा प्रत्येक खिलौने को जो है वो 33 रुपया की दर से बेच दिया। तो पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए मेरे भाई, मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में बताया हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए माइंड में एक ही चीज़ आना चाहिए पहले, वो है कि आप वस्तु को ऊपर रखिए, माफ कीजिएगा, रुपया को जो है ना ऊपर रखिए और वस्तु को जो है वो नीचे रखिए, और वो उस रुपया और वस्तु के रेशियो जो होगा ना वो कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब 100% का वैल्यू होगा, मतलब वो लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले वही चीज़ लिखते हैं कि 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 100% मैं CP लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये CP, ठीक, CP हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 375 बटे कितना हो जाएगा, बोलिएगा 20 हो जाएगा। 375 क्या है, पहले रुपया मैंने आपको बताया, और नीचे जो है ना वो वस्तु लिखना, और इन दोनों का रेशियो जो होगा वो 100% होगा, ठीक। अब इतना में वो खरीदता है और बेच देता है, प्रत्येक खिलौने को जो है ना वो 33 रुपये की दर से बेच देता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई, यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक खिलौने को, ठीक है ना, यहाँ ये नहीं पूछ रहा प्रति दर्जन या 20 दर्जन खिलौने, यहाँ प्रत्येक खिलौने मतलब एक खिलौने की कीमत जो है 33 रुपया है, ठीक है ना, उस रेट से यहाँ इसको बेच देता है। तो बेनिफिट क्या हुआ वो पूछ रहा है, मतलब 33 रुपया मेरे भाई ऊपर रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, वस्तु रहेगा। वस्तु कितना है, एक खिलौना है ना, एक खिलौना है, तो हम इसको हम दर्जन में बदलेंगे ना, तो 12 से डिवाइड मारेंगे, 1/12 दर्जन होगा, तो 12 ऊपर चला जाएगा। अब ये 1 दर्जन बन गया, लेकिन 20 दर्जन खिलौने का कीमत है ना, तो हम इसको यानी 20 दर्जन ये बेचेगा तो 20 ही दर्जन ना, खरीद रहा 20 दर्जन तो 20 दर्जन ही बेचेगा। 1 दर्जन के लिए 12 से डिवाइड मारे तो ऐसा ऐसा 20 दर्जन है, ठीक है ना, बेचना तो भी इतना ही है ना। तो फाइनली देखो मेरा भाई क्या हो जाएगा, 12×3 = 36, 12×3 = 36, 6×9 = 3। अब देखिए 396/20, अब जो है ना वो 20 दर्जन खिलौने जो है ना 396 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। ये यहाँ पे रुपया लिख लेंगे, यहाँ वस्तु लिख लेंगे। अब देखिए सीधे से क्या करेंगे ना, 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन बेच रहा, वो भी सेम यही है, लेकिन 396 के रेट से बेच रहा। तो हम इसको 20 को है ना सेम वस्तु है ना तो इग्नोर कर कर चलेंगे। अब सीधे जानेंगे कि 375 की दर से वो खरीद रहा है ना, और 396 की दर से बेच रहा है, ठीक है ना।
फाइनली वो सब कट ही जाएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा हम निकाल लेंगे आसानी तरीके से। अब कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, बोलिएगा 21 का अंतर हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट में क्या करेंगे हम, जो छोटा वाला मान है ना उसको नीचे रखेंगे, 375 इंटू 100 करेंगे। अब इसको हम काटेंगे, देखिए 5 से 5 सती 35, 2 5 5 25, 20 25 100, फिर 4 से काटेंगे, 4 5 20, 15 5 75, फिर 5 से काटेंगे, 25 15, 27 गए। अब मेरे भाई 28/3 हो गया, 28/5 हो गया, माफी चाहते हैं। 28/5 का मतलब क्या होगा, 5.6% लाभ हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछ रहा था यही लाभ कितना कितना प्रतिशत होगा, तो 5.6% इसको है ना प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरीके से सोचना है। आप बहुत तरीका विंथा कर सकते हैं, 20 गुना 12 कर सकते थे, 20 गुना 12, उसके बाद फिर पहले इसको निकाल लेते नंबर में कितना, एक खिलौना, 1 दर्जन खिलौने की कीमत कितना होगा, 375 है। तो 20 दर्जन 20 गुना 12 कीजिएगा, फिर इसमें कीजिएगा, कैलकुलेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से करिए। ठीक मित्रों, एक और क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, और हो सके तो अभी आप इस क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर डायरेक्ट याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। हालांकि मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो है ना वो टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में बताया है। इस क्वेश्चन को भी स्थान मिला है उस सीरीज में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे सीधे इसका यदि आंसर बताना होगा ना, कॉस्ट प्राइस, सीधे इसको निकालने का तरीका, जब भी देखिए कोई वस्तु जब जितना में बेचा जाता है ना, उतना में बेचने से जितना प्रतिशत लाभ होता है, और दूसरे रेट में उसी वस्तु को बेचने से जितना हानि होता है ना, लाभ और हानि उतना ही होता है, दोनों बराबर होता है ना। तो उस कंडीशन में जो है ना वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है ना, वो क्या करना है मेरे भाई, जब भी लाभ और हानि बराबर होगा ना, और अलग अलग रेट में उसी वस्तु को बेचा जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस सीधे क्या करना है, सीपी जो है ना, वो इन दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़कर जो है ना 2 से भाग कर देना है। जैसे 832 मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, S1 प्लस S2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए S1 क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 832, S2 कितना हो जाएगा, बोलिएगा 448 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 के 0, बाकी 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 8 4 12 बटे 2 हो जाएगा। अब 640 रुपया आएगा मेरे भाई, ये क्या आएगा आपका, बोलिएगा सीपी आ जाएगा। ठीक, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो सीपी आपके पास आ गया, निकल गया है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 640 रुपये का 50% लाभ प्राप्त करने के लिए मतलब 150/100 कर देंगे डायरेक्ट। नहीं तो आप 3/2 भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको 1 0 1 0 1 0 1 0 64 गुना 15 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे 64 इंटू 15 करेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, इसको 15 चौका 60, 15 छकी 90 हो जाएगा, 069। अब जो है 960 रुपया हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना, ये तरीका हो गया, मैंने आपको बताया शॉर्टकट तरीका। हालांकि इसको मैं फार्मूला के माध्यम से भी बताया आपको, फिर भी बता देता हूँ आपको फार्मूला के माध्यम से। जिन छात्रों ने नहीं देखा टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें आपको बहुत सारा चीज़ें कवर हो जाएगा। लगभग सभी जितना कन्फ्यूजन का सवाल आपके अंदर होगा ना, सभी कन्फ्यूजन क्वेश्चन उसमें डाला है। तो देखिए, हम क्या बताए थे कि सीपी मेरे भाई जो होता है ना, सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस 1 माइनस ये हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बराबर होता है सेलिंग प्राइस 2 प्लस जो है ना वो हानि होता है। अब देखिए
इस फार्मूले पर बैठाना था आपको। सेलिंग प्राइस 1 832 लिखना था। लाभ हुआ है कितना, लाभ नहीं पता कितना हुआ, एक्स मान लेते हैं। और सेलिंग प्राइस 2 जो है 448 होता, और हानि भी उतना ही लाभ के बराबर ही होनी है। एक्स लाभ हो रहा तो बाई भी सॉरी एक्स ही हानि ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्स जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। एक्स का मान निकाल लीजिएगा, एक्स निकलेगा क्या, लाभ या हानि निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे सीपी निकालने के लिए यहाँ पे बैठाना है एक्स का मान, ठीक है ना। तो SP1 से आप एक्स का मान घटा दीजिएगा, या SP2 से एक्स का मान जोड़ दीजिएगा, तो ये सेलिंग प्राइस निकलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। और दोनों जो है सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगा ना। सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का अलग अलग थोड़े होगा, एक ही वस्तु का जो है सेम सेलिंग कॉस्ट सॉरी कॉस्ट प्राइस मेरे भाई, ठीक है ना। माफी चाहते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस सेम ही होगा। तो इस तरीके से बैठा देना। जब सीपी निकल जाएगा आपसे तो आप कितना परसेंट और बेनिफिट कमाने के लिए कितना उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार सवाल था, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में मैंने देखा ना स्टूडेंट के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण उनका आंसर नहीं आता है, और आंसर आता है तो वो रॉन्ग कर देते हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्या कोई और क्वेश्चन दे दे इस तरीके का तो आप बना लीजिएगा। बोल क्या रहा है ना कि 12 नोटबुक बेचकर जो है ना एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, और जो तरीका आपको अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे कि नहीं इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए बोल रहा 12 नोटबुक बेचकर, मान लेते हैं एक नोटबुक जो है ना विक्रेता 1 रुपया में बेचता है। मान लेते हैं एक नोटबुक का कीमत जो है ना, मैं लिख देता हूँ, एक नोटबुक की कीमत 1 रुपया है। तो 12 नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 12 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब जो है ना वो 12 रुपया अब 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर कमाता है लाभ। यानी लिख देंगे 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य जो है ना, 2 नोटबुक के कीमत जो है ना वो कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। यानी वो जब 12 रुपया का नोटबुक बेचता है तो उसको 2 रुपया का लाभ होता है। समझ में आया। जब 12 नोटबुक बेचकर 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी मान लेते हैं एक नोटबुक की कीमत 1 रुपया है, तो 12 नोटबुक की कीमत 12 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो जब 12 नोटबुक 1 रुपये पर नोटबुक की कीमत से बेचता है तो 12 रुपये का सामान बेचता है। लेकिन उस 12 रुपये का सामान बेचने में मेरे भाई वो 2 नोटबुक की कीमत के बराबर लाभ कमाता है, यानी 2 रुपये की लाभ कमाता है। तो असल में उस 12 नोटबुक की कीमत क्या होगा, तो बोलिएगा 10 रुपया होगा। 10 रुपया होगा ना, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, नहीं मैं लिख ही देता हूँ, यानी 10 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस होगा मेरे भाई, 10 रुपया में खरीदता होगा, और बेच रहा है कितना में, 12 रुपया में। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, आपसे प्रॉफिट ही पूछ रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अंतर ले लेंगे 2 का, 2 हो जाएगा अंतर। और प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, नीचे में जो है छोटा वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। छोटा वैल्यू 10 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, तो ये आप काटिएगा, टोटल आएगा 20%, ठीक है ना, 20% प्रॉफिट। समझ में आया। और यदि ये समझ नहीं आया मेरे भाई तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, और इसको फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए जब भी आएगा ना, मान लेते हैं कोई 100 रुपये का सामान खरीदता है, ठीक है ना, और सीपी है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 110 में वो बेच देता है, ठीक है ना। अब मैं आपसे यदि पूछूं इसका प्रॉफिट निकालिए सेलिंग प्राइस पे, जनरली प्रॉफिट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, जब तक ना कहे कि विक्रय मूल्य पर लाभ या सेलिंग प्राइस पे लाभ
निकालिए, तब तक हम नहीं निकालेंगे, सीपी पर ही निकालेंगे, ठीक है ना। जब तक नहीं बोल दे कि एसपी पे निकालिए तो हम एसपी पे निकालेंगे, नहीं तो हम मान कर चलते हैं कि सीपी पे ही निकालना हमको है। तो यहाँ पूछ रहा आपके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए इसमें क्या करना है ना, यानी हम यदि सीपी पर निकालते हैं किसी का प्रॉफिट जो है ना, और एसपी पर निकालते हैं, तो किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा बताइए। तो बोलिएगा आप सीपी में होगा, क्योंकि मान लेते हैं, देखिए हम अभी पहले सीपी पर निकाल के दिखाते हैं। सीपी पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सीपी पर अंतर 10 लेंगे, फिर 100 नीचे में लेंगे इंटू 100, कितना आ जाएगा बोलिएगा 10% प्रॉफिट। अब हम एसपी पे निकालते हैं प्रॉफिट, देखिए तो फिर अंतर वही 10 का आएगा, लेकिन नीचे 110 होगा, क्योंकि एसपी पे हम निकाल रहे हैं, इंटू 100। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 100/11, 11×99, 9 कितना हो जाएगा, 11×99, 1 11×9 आएगा, ठीक है ना, इतना ही आएगा। देखिए यानी 10 से कम आ रहा है ना, तो हमको कॉस्ट प्राइस पे जो है ना बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो आपसे ये पूछ रहा है ना, देखिए इस क्वेश्चन को मेरा समझाने का पर्पस था, यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता, तो क्या करना, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, तो सीधे प्रतिशत लाभ लिखना है। प्रतिशत लाभ बराबर जो है ना, लाभ गुने 100 तो होगा, बटे क्या होगा, क्रय मूल्य लिखते हैं ना प्रतिशत, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। तो अब विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसपी लिख देते हैं। लाभ पहले कितना हो, लाभ 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो 2 × 100। अब नीचे में विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा ना, वो जो है ये 12 नोटबुक है ना, तो 12 नोटबुक और ये 2 नोटबुक कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा विक्रय मूल्य है ना, तो नहीं ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो फिर घट जाएगा, 12 - 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20%, ठीक है ना। यहाँ विक्रय मूल्य का रहा, क्रय मूल्य नहीं करना, ठीक है ना। तो जब तक ना बोले विक्रय मूल्य तब तक हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे, विक्रय मूल्य बोल देगा तो हम विक्रय मूल्य पे निकालेंगे, ठीक है ना। और यदि क्रय मूल्य पर बोलता तो क्या करते हैं, हम इसको इस दोनों को जोड़ देते, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है, और इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए वीडियो पॉज करके, और देखिए इस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बोल रहा है ना, एक वस्तु को जो है 96 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपये में उसे बेचने से प्राप्त लाभ का जो है ना दोगुना प्राप्त होता है, ठीक। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, 100 ऑफ 100 क्वेश्चन के सीरीज में बताया। फिर से मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ। सीपी जो होता है मेरे भाई क्या होता है, वो SP1 माइनस लाभ होता है, और ये सीपी जो होता है ना ये बराबर होता है SP2 प्लस हानि होता है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान देने वाली है ना, अब दोनों तरफ बोलिएगा लाभ ही आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ हानि ही आएगा, तो कोई बात नहीं, हानि में से याद रखना सिर्फ प्लस होगा, ठीक है ना, और लाभ में जो है ना वो माइनस में होगा, ठीक है ना। तो अब दोनों लाभ, दोनों देखिए यहाँ पे दोनों जगह लाभ ही हो रहा है ना, तो यहाँ लाभ हो रहा तो हानि को हटाकर माइनस कर देंगे सिर्फ, बस, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन डाले ताकि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाए। तो बोल रहा है कि एक वस्तु को जो है ना वो 96 रुपया में बेचता है, तो 96 रुपया सेलिंग प्राइस 1 जो आपके सामने 96 रुपये है। प्राप्त लाभ जो है ना 84 रुपया में है, अब 84 रुपये ये SP2 है, बेचने से प्राप्त लाभ का जो है ना वो दुगना लाभ होता है प्राप्त, यानी इसमें जो लाभ बेच रहा है ना, जितना लाभ होता है उससे दुगना होता है जो 96 रुपये में कोई वस्तु बेचते हैं। तो मान लेते हैं 84 रुपये में बेचने से किसी वस्तु का लाभ जो है ना वो X% होता है, ठीक है ना, X मान लेते हैं। लाभ में माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होगा, क्योंकि लाभ में माइनस करेंगे, ठीक है ना, हानि रहता है दोनों तरफ तो प्लस करते हैं, ठीक है ना। और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आएगा वो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो दूर हो जाएगा।
तो देखिए 96 माइनस, अब ये दुगना है ना, ये दुगना है इसका, तो इसमें 2 गुना कर देंगे। यही तो बोला कि 84 रुपये में बेचते हैं, जितना लाभ होता है ना उसका दुगना है। कब दुगना है? जब हम किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचते हैं, तो यहाँ दुगना कर देंगे, दोनों बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब मेरे भाई x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? तो बोलिए x बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये x क्या निकला? लाभ या हानि निकला। आप क्रय मूल्य आपको निकालना है, ठीक है ना, लाभ या हानि। लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ही जनरली पूछता है, नहीं तो कितना, यदि वस्तु को 10% लाभ पे 20% लाभ पे बेचता है तो विक्रय मूल्य पूछता है, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुका हूँ। अब देखिए, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्रय मूल्य बोलिएगा हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1 माइनस लाभ कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस 1 माइनस लाभ या सेलिंग प्राइस 1 प्लस हानि, तो x का मान आप कहीं भी रख सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 96 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 72 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना, 72 रुपया। ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो 72 रुपया आएगा, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए ये फार्मूला जरूर याद रखिए, बहुत काम देता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मेरे भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़िए और बनाइए। बोल रहा है ना कि एक दुकानदार जो है 25 वस्तुएं 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, ठीक है ना, बेचता है। यहाँ पे जब वह 10% छूट देता है तो उसको जो है ना 50% लाभ कमाता है वो। और आगे बोल रहा है जब वह छूट नहीं देता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये बताना है आपको। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कितना एकदम आसान तरीके से करेंगे, आप बस देखते रहिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि 25 वस्तुएं 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से, मतलब एक वस्तु की कीमत 45 रुपया है, तो ऐसा ऐसा 25 वस्तु की कीमत कितना होगा? वहाँ बेचता है, आगे लिखा हुआ सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। तो 45 इंटू 25 कर देंगे, 45 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 25 125, 25 का 105, 2 1125। अब मेरे भाई 1125 रुपया में वो बेचता है, ठीक है ना, इतना रुपये में बेचता है। कब? जब वो 10% छूट देता है। जब इस पर जो है ना इतना में बेचता है, जब वो 10% छूट देता है तो 50% लाभ कमाता है। मतलब 1125 रुपया में 10% छूट दे रहा, मतलब 90/100 में बेच रहा, ठीक है ना। तो लाभ जो मेरे भाई वो कमा रहा 50%, मतलब 150। 150 का वैल्यू इतना है तो 100 मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य का मान नहीं निकलेगा, 100 बराबर निकल जाएगा ना। तो देखिए 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 बराबर हम लिख देते हैं 1125 इंटू 90/100 इंटू 50 इंटू 100। समझ में आया? अब ये खत्म, 100 से 100, 1 0 1 0, 3 तिया 9, 5 तिया 15। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, 5 5 25। ये 225 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिएगा 675 रुपया। अब देखिए 675 रुपया, ये क्या आया? कॉस्ट प्राइस आया, यानी क्रय मूल्य आया। अब देखिए जो है ये 1125 क्या आया था? 1125 बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य था ना, ये विक्रय मूल्य था मेरे भाई। खरीदता है कोई वस्तु को 675 रुपया में और बेचता है जो 1125 रुपया, तो प्रॉफिट कितना होगा? नहीं निकलेगा। तो हम कितना निकाल लेंगे? ये 450 हो जाएगा, हाँ। तो इसका अंतर निकाल लेंगे इन दोनों का, समझ रहे हैं ना। तो 450 बटे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 675 इंटू 100 करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 5 से काटेंगे 9, 5 से 13 पचे 55 25, फिर 5 से काटेंगे 18 5 27, 2 9 18, 3 9 27।
आप देखिए 200/3 आ रहा, 200/3 मतलब 66 सही, 2/3 प्रतिशत लाभ होगा। और आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था प्रतिशत में लाभ ही पूछ रहा था, तो आप आंसर क्या हो जाएगा 66 सही 2/3, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये जो तरीका इस बार हट कर बताए हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल था, आप भी कर सकते थे, ठीक है ना।